हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज कुमार रामानुज क्लासेस धामपुर की मैथ्स ए टू जेड सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि नाम से विदित है, ए टू जेड सीरीज़ मतलब आपके लिए वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और अप्रोचेस को कंपाइल किया गया है। आशा करता हूं आप सभी दर्शक हमारी सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ नोट्स भी तैयार करेंगे। और ज़्यादा लवर लवर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टॉपिक में आपने कई प्रकार के नंबर्स पढ़े होंगे, जिसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, टेट्राहेड्रल नंबर्स। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इन नंबर्स में कन्फ्यूजन होने लगता है, तो वो विशेष थे इन वीडियोस को ध्यान से देखना है। ओके, तो शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम में कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे। ओके, किस किस नंबर को कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो, जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अगर इन दोनों को मिला दें तो इस मिक्सचर को कहते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स 12th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, ए प्लस आई वी की फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, मतलब 3 प्लस अगर ऐसे कुछ लिख देता था 4i, तो ऐसे जो नंबर्स लिखते थे आप उसको कहते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, तो इसमें जो ये पार्ट है, पहला पार्ट है, इसको हम कहते हैं रियल नंबर और ये वाला पार्ट होता था इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब जो रियल नंबर्स होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनको एक करके देख लेते हैं वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं मतलब एक जैसी तो होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है, ठीक है, और जबकि पूर्ण संख्याओं में शून्य होता है। प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग किसी प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 0 पेन है, तो ये जो हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, मेरे पास 0 पेन है, क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी वस्तु को उसकी संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और 0 एग्जिस्ट नहीं करती कोई संख्या। ओके, तो प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट इस प्रकार से। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है, 0 भी आ जाता है। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में क्या डिफरेंस है। इसके आगे आप पढ़ते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, वैसे तो आप अधिकतर ने पॉजिटिव और नेगेटिव भी सुना होगा, लेकिन 3 तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें उदासीन होता है और जो कि क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। और ऐसे ही ऋण पूर्णांक में क्या होगा, -1 -2 -3। लेकिन जीरो किस में आता है, जीरो आता है न्यूट्रल इंटीजर्स में। ओके, उदासीन पूर्णांक होता है ये, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे अब पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो, वे नंबर्स जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। ठीक है, वे संख्याएं जिनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, या कोई भी संख्या कहें, या फिर हम कोई भी एक मतलब कि वैल्यू कहें, ठीक, जिसको P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, जबकि इसमें P और Q दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हों। तो ऐसे रूप को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ओके, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्याएं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख भी पा रहे होंगे 1। ठीक है, तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/1 करके। देखो 1 इंटीजर, ये भी इंटीजर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करें 24 की, तो 24 में भी आप क्या कर सकते हैं, 24/1 कर सकते हैं। ठीक है, 48/2 कह सकते हैं इसको, 48/2 भी कह सकते हैं। मतलब जो भी हो, रिजल्ट कितना है, 24 आए और P अपॉन क्यू की फॉर्म से प्राप्त हो, तो ऐसे नंबर्स परिमेय संख्या कहलाती हैं। उसके आगे 1/2 और माइनस वाली सीरीज, -2/3 हो, चाहे जैसे दशमलव वाला कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये भी सभी वैल्यूज़ नहीं, लेकिन इस तरह की वैल्यू जो हम सामने देख रहे हैं ना, 0.125 करके, तो ये भी किस रूप में लिखी जा सकती है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, इसको भी किस में लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसका मान होता है, 1/8 का मान होता है, 0.125। ऐसे ही आप देख रहे हैं 0.333, और ये इनफाइनाइट तक है ना, ये कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक। कुछ स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है, वो ये सोचते हैं कि वे वैल्यूज़ जो इनफाइनाइट तक होती हैं उनको अपरिमेय कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट तक नहीं। हमारा जो नियम है वो ये है कि वे संख्याएं या वे वैल्यूज़ जिनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो परिमेय है, और जिनको ना लिख सके वो अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाई वगैरह के मान जो है वो काफ़ी लंबे होते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक होते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट नहीं, वो अलग केस है। ठीक है, यहाँ आपको देखना होगा कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में चाहे वो इनफाइनाइट तक ही वैल्यूज़ क्यों ना हो, कि लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। लिखा जा सकता है तो वो कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो फिर नेक्स्ट क्या है,
हाँ, तो देखो इसको क्या है, दशमलव, ये जो आप देख रहे थे 0.333, ये क्या है, वैल्यू है 1/3 की, तो P/Q हो गया ना। ठीक, तो इसमें आप याद रखेंगे इनफाइनाइट वगैरह का कोई इसमें इस तरह का कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि वे वैल्यूज़ या वे संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। ठीक है, तो √2, अगर √2 की वैल्यू आप देखेंगे तो 1.414 डॉट 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 इस प्रकार से चलती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कहने लगूँ कि 1.414 डॉट डॉट जो भी वैल्यू वो होगी कि उसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हो सकता है वो संभव ना हो। ठीक है, और बल्कि हो क्या सकता है, ये संभव ही नहीं है कि P/Q की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करते हैं। ऐसे √3 का मान वैसे ही √5 की वैल्यू होती है, और इसी प्रकार से √6 की वैल्यू भी होती है। अच्छा, ये कभी कभी स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि दो अपरिमेय संख्याओं की दो दो अपरिमेय संख्याओं की जो गुणा होती है वो हमेशा क्या होगी, तो क्या होगी, अपरिमेय ही होगी। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा क्या होगी, अपरिमेय ही होगी, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, स्टेटमेंट में इस तरह से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप याद रख सकते हैं √2 √3 की गुणा कितनी आती है, √6 आती है, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप ये शायद 8th क्लास या 9th क्लास में प्रूफ भी करते थे कि √2 और √3 या √6 ये क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसी सीरीज में आपको ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। भले ही ये लॉजिक आप सबको पता होगा कि 22/7 करके हम इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन मान होता है पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14159262 ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन आप इसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते इस वैल्यू को 22/7 में। हाँ, ये वैल्यू जो लगभग में है वो 22/7 के आसपास होती है, इसलिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो ये P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और अगर नहीं हो सकती तो ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। ओके, परिमेय नहीं कहलाई जाएगी फिर। उसके आगे है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होने के लिए ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। वो क्या, कि वे संख्याएं जो 1 से डिवाइड हों और स्वयं से डिवाइड हों। ठीक है, वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करो और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या के दो नियम हो गए कि स्वयं से डिवाइड हो जाएगी और 1 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और किसी संख्या से डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप। तो ऐसे इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है, 37 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य नाम से हो रहा है ना, भाज्य, जो भाजित ना हो। क्लियर, और किससे भाजित ना हो, इसको, इसके अलावा 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य से डिवाइड ना हो। क्लियर, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, इसमें केस आपको मैं बताता चलूँ, आगे तो इनको हम डीपली देखेंगे, काफ़ी सारे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो फिलहाल आपको थोड़ा इन पर ओवरव्यू दे रहा हूँ नंबर्स का। जो अभाज्य संख्या है ना, एक फॉर्म होती है 6n प्लस माइनस 1 की, जिसमें n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। देखो 6n प्लस माइनस 1 से आप n की वैल्यू रख करके, ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 जो भी आप रखेंगे, रख करके जो वैल्यूज़ आएंगी, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए इसमें, ओके, क्योंकि प्लस माइनस 1 लिखा ना मैंने लिखा है 6n प्लस माइनस 1। तो 6n प्लस माइनस 1 में 6n प्लस माइनस 1 में आप जब n की वैल्यूज़ रखेंगे तो जो भी मान आएंगे वो सब किसके रूप में आएंगे, प्राइम नंबर्स के रूप में आएंगे। चाहे आप कुछ भी रख लीजिएगा, मान लीजिएगा n बराबर आप लिखेंगे 3 रखो। ठीक है, तो कितना होगा, देखो 6 18, 18 प्लस करोगे 1 तो कितना बनेगा, 19 बनेगा, और 18 माइनस 1 करोगे तो 17 बनेगा, और दोनों की दोनों कैसी हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा हाँ, एक स्पेशल और बात याद रखनी है आपको, वो ये कि जब आप इसमें n का मान कोई प्राइम नंबर्स ही रखोगे, ठीक है, तो प्लस पे भी और माइनस पे भी दोनों पर ही आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे। और अगर आप किसी अन्य वैल्यू को रखने लग जाएं तो हो सकता है कभी प्लस पर ही मिले, कभी माइनस पर मिले। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे n बराबर अगर 4 रखेंगे तो 6 चौक 24, प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर माइनस करेंगे तो 23 आएगा, जो कि अभाज्य संख्या है। बट अगर आप n का मान कोई अभाज्य संख्या वैल्यू रखोगे तो दोनों के दोनों केसेस प्लस के और माइनस के क्या आएंगे, अभाज्य संख्या आएंगे। मुझे लगता है ये बात आपको थोड़ा बहुत समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो अभाज्य संख्या से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखो कंपोजिट नंबर जो आपने अभाज्य संख्याएं पढ़ ली ना, ठीक है, तो आप इसके अलावा जो संख्याएं देखेंगे, लेकिन 0 और 1 को छोड़ दें तो, 0 और 1 को छोड़ दें तो इसके अलावा जो भी संख्याएं आप पाएंगे वो सब क्या होती हैं,
संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं, या कहूँ कि कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। या इसे एक दूसरे रूप में ये कह सकते हैं, ये तो चलो याद रखने का तरीका हो गया कि अभाज्य संख्या के अलावा जो है, इसे दूसरे रूप में हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी संख्या को आप किन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकें तो वो संख्याएं कहलाती हैं संयुक्त संख्याएं। क्या बोला मैंने? कि जब किसी संख्या को किन्हीं दो संख्या के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकें, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 और 2, दो संख्याओं का प्रोडक्ट हो गया ना। ऐसे ही 3 गुणा 2 6 आ गया, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया है कि याद रखने का तरीका क्या होगा कि प्राइम नंबर्स से जो बची रह गई संख्या है वो सब किस में आ जाती हैं? संयुक्त में, ठीक है, संयुक्त संख्याएं। बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि 0 1 को नहीं लेना है, क्लियर ना, क्योंकि आपने वहाँ भी तो नहीं लिया ना। अब देखो फिर इसमें आगे देखते हैं हम, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मेरा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता दूँ। कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि जो कंपोजिट है ना, कंपोजिट जो हमने पढ़ा है उसको को प्राइम समझ जाते हैं, ठीक है। वो प्राइम का उल्टा सोचते हैं कि को प्राइम है, ऐसा नहीं है। ये याद रखना है, सह अभाज्य, सह मतलब एक दूसरे से, अभाज्य, ठीक है, कि वे संख्याएं जो एक दूसरे से अभाज्य हों, या ऐसे देखें कि जब दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 आ जाए, कुछ कॉमन ना हो, सिर्फ 1 कॉमन हो, तो ऐसी दोनों संख्याएं, तीनों संख्याएं जो भी आपके पास युग्म है वो क्या कहलाया जाएगा? सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाया जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो कंपोजिट को सह अभाज्य के रूप में देखने लग जाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करेंगे और गलत क्वेश्चन कर बैठेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, ओके। अच्छा, अभी ये तो हमने पढ़ा है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, नंबर्स के बारे में जानना, बट थोड़ा कम लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम आगे पढ़ेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट नंबर्स, ठीक है। जिसमें क्या क्या आते हैं देखो, जिसमें आता है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर कुछ स्टूडेंट बिल्कुल मुझे लगता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं, पहले ही पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर मतलब त्रिकोणीय संख्याएं। ऐसी टेट्राहेड्रल नंबर मतलब क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय संख्याएं। और पेंटाटॉप नंबर, ठीक है, पंचकोणीय संख्याएं। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और ट्रायंगुलर नंबर तो आपसे पूछा भी गया है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। ऐसी ही कुछ संख्याएं आपको दी गई थी इनमें से, और एक संख्या इसके अलावा कुछ दे दी गई थी, तो उसमें बताना था वो संख्या, ठीक है, वो कौन सी नहीं थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एग्ज़ाम्स बड़े अब कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, तो मतलब कुछ भी पूछ लेता है, ओके, सॉरी। तो आपको ट्रायंगुलर नंबर याद रखना है। ट्रायंगुलर नंबर वैसे बनते कैसे हैं अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा मैं, इसको मतलब डिस्कस करूंगा कि ये बनाकर चित्र वगैरह जो भी, ठीक है, कि ट्रायंगुलर नंबर किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। लेकिन अभी याद रख लीजिएगा, ट्रायंगुलर नंबर आपको अगर निकालने पड़े इससे आगे भी, 21 से आगे भी, तो उसको कैसे निकालेंगे आप? देखो, ऐसा है कि 1 तो आपको सभी में याद रखना है कि 1 टेट्राहेड्रल में भी है, पेंटाटोप में भी है, ओके। तो 1 तो आपको सभी में याद रखना है। लेकिन ट्रायंगुलर नंबर के लिए 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15, 21, ठीक है। लेकिन ये याद कैसे करेंगे? देखो ऐसा है, ये 1 लिख लिया आपने, इसके बाद इसके सामने कितना लिखा आप देख रहे हैं? 2। ये मैं क्रमांक लिखा था, वैसे सीरियल नंबर लिखा था, लेकिन 1 के आगे 2 है, 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 के आगे क्या है? ये 3 और 3 6, तो यहाँ लिख देंगे आप। अगर आपको याद हो तो आप स्टेटिस्टिक्स में ना संचयी बारंबारता निकालते थे, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी निकालते थे ना, तो उसमें क्या करते थे, वो उसके पहले जो सीरीज मिलती थी आपको बारंबारता वाली, तो उसका एडिशन करके अगले टर्म को लिखते थे, अगर थोड़ा भी याद हो तो वही है ये भी। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, हम कैसे निकाल रहे थे कि 1 में ये 2 ऐड किया, 3 आ जाएगा, 3 में 3 ऐड किया, 6 आ जाएगा, 6 में 4 ऐड किया, 10 आ जाएगा, और 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, ऐसे 28 और 8 36। इस प्रकार से एक सीरीज आप काफ़ी लंबी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी संख्या दे देगा, ऐसी लिमिटेड संख्या दे देगा, अंडर 50 तक में ही, कि पूछ लेगा कौन सी है या कौन सी नहीं है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब इसके आगे आप देख रहे हैं टेट्राहेड्रल नंबर। अभी टेट्राहेड्रल नंबर क्या होता है? देखो, टेट्राहेड्रल नंबर में 1 तो मैंने आपको बताया सभी में आना है, ठीक है। बस आपको टेट्राहेड्रल नंबर याद रखने के लिए ट्रायंगुलर नंबर याद रखना पड़ेगा। अरे मैं सॉरी, मैं आपको अभी बताने भूल गया ये कि ये ट्रायंगुलर नंबर बनता कैसे है, ये आपको थोड़ा सा मैं इंटरप्रेट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे इसको देख लीजिएगा, ट्रायंगुलर नंबर किस प्रकार से बनाते हैं। कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए अगर हमारे पास कुछ बॉल्स होती हैं और हमें एक ट्रायंगुलर नंबर नुमा आकृति बनानी है, तो 3 बॉल है मान लीजिएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 बॉल ऐसे लेकर के, सॉरी ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है, एक सेकेंड रुकेंगे आप। एक बॉल, एक बॉल ये ले लेंगे,
एक बॉल इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे, ठीक है। ये 3 बॉल आपने ली, मतलब पहली लाइन में कितनी बॉल ली थी आपने, 1 ली थी। अगली लाइन में कितनी ली आपने, अगली लाइन में लिया आपने 2, ठीक है। तो पहले तो 1 आया, फिर उसमें कितना आया, 3 आ गया, 3 बॉल आ गई अब तक। अच्छा, नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 1 2 3। मैं थोड़ा इनको टच नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये एक ट्रायंगल नुमा आकृति बनाएंगे, ओके। तो इस तरह से 1 3, अब कितनी हो जाएंगे, देखो टोटल बॉल अब तक इतने इस वाले ट्रायंगल में जो ये दिख रहा है ना आपको ट्रायंगल नुमा आकृति इन बॉल्स से, इसमें कितनी बॉल्स हो गई हैं, तो इसमें हो गई हैं 3 और 3 6। आगे और लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे 4 और लेनी पड़ेगी, 6 4 10, ठीक। तो ट्रायंगुलर आकृति बनाने के लिए आप अगर ऐसे बॉल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो आकृति मिलेगी ट्रायंगुलर नंबर बनाने के लिए, उसमें जो नंबर्स प्रयुक्त किए जा रहे हैं उनको हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे फिर और अभी जो भी इसमें नंबर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो टेट्राहेड्रल नंबर में देखो कैसे इसको याद रखेंगे आप, 1 तो सभी में आना है ना, 1 के साथ अगर आप इसकी नेक्स्ट नंबर जो भी होगा 1, इसका 1 नहीं लेना, बस इसके सामने जो लिखा है 3, एक टर्म थोड़ा नीचे करके लिखा मैंने, देखो ये, ओके। तो इस तरह से आपने क्या किया, इस 1 में 3 ऐड किया तो 4 आ गया, इस 4 में 6 ऐड किया 10 आ गया, इस 10 में ये 10 ऐड किया, ट्रायंगुलर नंबर वाला 20 आ गया, 20 में 15 35। तो इस प्रकार से वही संचयी बारंबारता वाला जो केस बनता है उस प्रकार आप इसके टेट्राहेड्रल नंबर्स को निकालते जा रहे हैं। नेक्स्ट पेंटाटोप नंबर्स। तो पेंटाटोप नंबर्स, इससे आगे की एक सीरीज बन जाएगी, मतलब 1 तो लिखना ही है, अब आगे आप 4 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। देखो कितना आसान हो जाता है, ट्रायंगुलर में 1 3, टेट्रल में 1 4, पेंटा में 1 5, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसमें जो हेक्सा वाला केस पढ़ते हैं तो उसमें मतलब इसको 6 सिंप्लेक्स बोलते हैं, तो उसमें 6 हो जाता है, 1 6, और ऐसे ही आप आगे बढ़ाए जाते हैं। तो कुछ नया भी अगर पूछता है ना तो ऐसे आप किसी लॉजिक से याद रख लो, जिससे कि कुछ नया अगर पूछा भी जाए तो आप कम से कम उसमें सेंस से आंसर दे सकें। तो 1 के आगे आपने 4 देखा, 5 लिखा, 5 और 10 15, 15 और 20 35, 35 35 70। तो इस तरह से आपने पेंटाटोप नंबर्स भी निकाल लिए। लेकिन एग्जाम में मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डीपी आपसे पूछेगा, ओके। लेकिन आप गूगल कर सकते हैं, तो ये 5 सिंप्लेक्स और 6 सिंप्लेक्स भी, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज की लगता है कि ज़रूरत है, या फिर आपको ये जानना है कि और भी क्या क्या नंबर्स होते हैं, तो आप गूगल्स करेंगे। तो जब जैसे ही आप ट्रायंगुलर और टेट्राहेड्रल गूगल पर डालेंगे तो आपको ये टेबल भी नज़र आ जाएगी, इससे आगे भी काफ़ी नंबर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो नंबर्स में इतना ही काफ़ी है। आगे के जो टॉपिक्स हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और नंबर्स के बारे में, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको, जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम, तो उसमें एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करा देंगे जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो अब आगे हम नया टॉपिक देखेंगे जो कि है फैक्टर्स, ठीक है, गुणक।